वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के डिफ्लेक्शन एंड स्लोप टॉपिक को कराने वाला हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इन बीम्स और इस टॉपिक के आज हम चौथे लेक्चर को देखेंगे। इस टॉपिक से मैंने पहले 3 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जाके देखें ताकि आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड कि किस प्रकार से गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में इस प्रॉब्लम को लास्ट में सॉल्व किया था, जहां पे हम देखे थे कि कैंटिलीवर बीम के बीच में कहीं अगर पॉइंट लोड आ जाए तो ऐसे लोड्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस पे हम 2 प्रकार के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है डायरेक्ट मोमेंट एरिया मेथड लगाइए और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अलग अलग पॉइंट्स पे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका था कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला से किस प्रकार से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम को आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस में जाके जरूर देखें ताकि आपको आगे की प्रॉब्लम्स ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए आज का ये जो हमारा पहला प्रॉब्लम है देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक कैंटिलीवर बीम नजर आ रहा है हमें जिसके फिक्स से मिड तक मतलब L/2 डिस्टेंस तक एक यूडीएल लोड है और यूडीएल लोड आपको दे रखा है W किलोन्यूटन पर मीटर और B to C कोई लोड नहीं है, मतलब दूसरे हाफ में कैंटिलीवर बीम के दूसरे हाफ में कोई लोड नहीं है। आपसे पूछा है कि पॉइंट बी मतलब मिड पे स्लोप और फ्री इंड पे स्लोप क्या होगा, मतलब बी और सी पे स्लोप क्या रहेगा, और फिर पूछा है मिड पे बी पे डिफ्लेक्शन और सी पे डिफ्लेक्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट मोमेंट एरिया मेथड लगाओ, पहले मोमेंट एरिया मेथड को समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं मोमेंट एरिया मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में EI के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो इसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। आपको मालूम है मोमेंट एरिया मेथड में अगर EI कांस्टेंट हो तो सबसे पहले हम इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं और अगर आप इसका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो C से लेके B तक मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्योंकि कोई लोड नहीं है तो B to C कोई भी मोमेंट हमारा नहीं आएगा। जो भी मोमेंट आएगा वो B से A तक मतलब फिक्स्ड इंड तक एक पैराबोलिक कर्व नजर आएगा, कुछ ऐसा। मान लीजिए ये पॉइंट A है, एक पैराबोलिक कर्व नजर आएगा और जो बेंडिंग मोमेंट यहां पे होगा वो हो जाएगा आपका WL²/8। अब आप पूछ सकते हो बेंडिंग मोमेंट WL²/8 कहां से आया। तो देखिए ऐसे तो कैंटिलीवर बीम पे जब यूडीएल होता है, पूरे बीम पे यूडीएल होता है तो फिक्स्ड इंड का मोमेंट क्या होता है, फिक्स्ड इंड का मोमेंट होता है WL²/2। क्योंकि यहां पे लोड L/2 डिस्टेंस तक है, लोड कहां है A से B तक जो कि L/2 है, तो हम इस L के जगह L/2 पुट कर देंगे और जैसे ही L/2 पुट करोगे तो ऊपर तो हो गया WL² और 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फिक्स्ड इंड पे मिलेगा आपको WL²/8। तो BMD आपको मालूम है BMD कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाइए, हमें सबसे पहले B का स्लोप चाहिए। तो आपको मालूम है B का स्लोप अगर चाहिए तो हम θB माइनस θA लिखेंगे और क्योंकि A का स्लोप 0 है तो ये स्लोप 0 हो जाएगा। तो B का स्लोप क्या होगा, तो इस पैराबोलिक कर्व जो है, ये पैराबोलिक BMD जो है, इसका एरिया लिखना होगा। तो आपको पता है जब पैराबोला ऐसा बनता है तो इसका एरिया होता है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/3 इंटू बेस, बेस क्या है L/2 है, L/2 A और B का डिस्टेंस, बेस L/2 इंटू हाइट, हाइट है WL²/8, WL²/8
और जब पैराबोलिक कर्व का एरिया लिख लो तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/EI से। ये आपको पहले मोमेंट एरिया मेथड में आपको सब कुछ समझा रखे हैं पिछले वीडियोस में। तो देखिए बी का स्लोप मिल जाएगा हमें, और जो बी का स्लोप होगा वो क्या होगा, WL3, ऊपर है WL3 और नीचे हो गया आपका 3 × 2 6 और 6 × 8 48 EI। अब देखिए बी का स्लोप मिल गया, तो अब मुझे सी का स्लोप चाहिए। अब अगर सी का स्लोप लिखोगे तो आप लिखोगे क्या, θc माइनस θa लिखेंगे, और क्योंकि ए का स्लोप 0 है तो θc इक्वल टू आ जाएगा, और θc इक्वल टू होगा क्या, तो ए और सी के बीच में जो एरिया है, तो आप देखो एरिया तो ए बी के बीच में जितना है वही ए टू सी के बीच में भी एरिया है, क्योंकि बी टू सी कोई एरिया हमारा नहीं बन रहा है। मतलब ये जो बी का स्लोप है वही सेम स्लोप आपका सी का भी मिल जाएगा, सेम स्लोप सी का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप दोनों आ गया। अब चलिए बी का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। आपको मालूम है अगर बी का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो हम YB माइनस YA लिखा करते हैं। जैसा स्लोप लिखते हो θB माइनस θ है, वैसा ही YB माइनस YA। ए का डिफ्लेक्शन 0 है क्योंकि ए फिक्स्ड एंड पे है, तो जो YB होगा वो क्या होगा, तो θB जो स्लोप है उसको लिख लो पहले, जो स्लोप है ऊपर जो स्लोप कैलकुलेट किए हैं वो लिख लेते हैं, WL3/48 EI। और आपको मालूम है यहां पे एक सेंट्रोइड का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पैराबोला कर्व का सेंटर कहीं यहां पे होगा, और इस सेंटर का डिस्टेंस हमें लिखना है पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप से। तो पॉइंट ए तो मेरा जीरो स्लोप है ना, पॉइंट ए जीरो स्लोप है, तो पॉइंट बी इज नॉन जीरो स्लोप, मतलब यहां से बी का डिस्टेंस हमें लिखना है, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होता है, तो अगर पैराबोलिक कर्व का जब मैं पिछले वीडियोस में आपको एरिया एंड सेंट्रोइड बताया था तो आपको समझाया था ये वाला जो डिस्टेंस होता है, मतलब इस पॉइंट का इधर से डिस्टेंस हाइट से, ये जो हाइट है इधर से डिस्टेंस होता है कितना, L/4 होता है। तो अगर ये L/4 होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो बताए थे L में L/4 घटा देते थे। उसी प्रकार से यहां पे देखिए, यहां पे लेंथ नहीं है, यहां पे तो लेंथ/2 है, तो ये हो जाएगा आपका L/4 नहीं होगा, ये कितना होगा L/8, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है L/2, मतलब हमें माइनस करना है L/2 में से L/8 को माइनस कर देंगे। समझ में आया। अगर ये लेंथ पूरा होता तो आप क्या लिखते हैं, L में L/4 माइनस करते हैं, क्योंकि ये L नहीं है, ये L/2 है, तो ये भी L/2 है, तो ये L/2 में L/8 माइनस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब L/2 में से लेंथ के हाफ में से लेंथ बटे 8 को माइनस करेंगे तो एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा नीचे 8, और ये हो गया ऊपर से 4 में 1 कम कर देंगे 3, तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 3L। मतलब इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये मुझे मिल रहा है 3L/8। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 3L/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि 3 से 48 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा WL4, ऊपर आ गया आपका WL4 डिवाइडेड बाय 3 से 48 कैंसिल किए तो 16 आया, और नीचे मिला 16 × 8, और 16 × 8 होता है आपका 128 EI, 128 EI। मतलब हमें B का डिफ्लेक्शन मिल गया WL4/128 EI। सिमिलरली अब C का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब जब आप C का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करोगे तो हम लिखेंगे क्या, YC माइनस YA लिखेंगे, YC माइनस YA। यहां पे भी A का डिफ्लेक्शन 0 है, तो C का जो स्लोप था उसको कॉपी कर ले। C का स्लोप क्या है, सेम WL3/48 EI है। अब हमें यहां पे एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, सेंटर से पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। अब मेरा पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप क्या है, C। हम डिफ्लेक्शन कहां का कैलकुलेट कर रहे हैं, C का, तो मुझे सेंटर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा डिस्टेंस, इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये C तक पूरा डिस्टेंस कितना है, तो देखिए ये B तक डिस्टेंस था 3L/8 और ये डिस्टेंस है L/2, मतलब मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना है 3L/8 में L/2 प्लस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आता है। तो सेंटर से B का डिस्टेंस है 3L/8 और B टू C का डिस्टेंस है L/2। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये तो रह गया WL3/48 EI,
इसको रहने दीजिए, WL³ बाई 48 EI इनटू, देखिए नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 8 हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका 8। अब 8 से 8 एक बार में तो ऊपर 3 आ गया 3L, और 2 से 8 4 बार में तो ऊपर आ गया 4L, तो 3L और 4L हो गया 7L। मतलब हमको WL³ बाई 48 EI में 7L बाई 8 मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 7L बाई 8 है। क्योंकि पूरा जो लेंथ L है उस लेंथ में से सेंटर से फिक्स का डिस्टेंस L बाई 8 था, अभी बताए थे। तो फिक्स से सेंटर का डिस्टेंस L बाई 8 है, तो लेंथ, पूरे लेंथ में से लेंथ बाई 8 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 7L बाई 8। अब इसको सॉल्व करें तो आपका जो डिफ्लेक्शन मिलेगा C का वो क्या मिल जाएगा, देखिए ऊपर हो गया 7WL4, ऊपर क्या आ गया आपका 7WL4 डिवाइडेड बाई नीचे है 48 इंटू 8, और 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 384 EI, है ना। 48 इंटू 8 होगा 384 EI। मतलब जो C का डिफ्लेक्शन है वो आपको मिल गया, और जो C का डिफ्लेक्शन आया वो आपको मिला है 7WL4 बाई 384 EI। तो मोमेंट एरिया मेथड से हम प्रॉब्लम्स को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे मेथड पे। अगर मैं कोई शॉर्ट मेथड, हमारे पास एक दूसरा शॉर्ट मेथड है, उस मेथड से कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो आपको मालूम है, मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा रखा हूं कि B2C अगर कोई लोड नहीं है और अगर B2C में कोई मोमेंट नहीं आता है तो डायरेक्टली आप B और C के स्लोप को बराबर कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि किसी भी यूडीएल के फ्री एंड पर अगर यूडीएल पे पूरा लोड लगा हुआ है, यूडीएल पे लेट पूरा लोड लगा हुआ है, पूरे लोड का फ्री एंड पे मतलब लोड के नीचे का जो स्लोप होता है वो होता है WL³ बाई 6 EI। तो हमारा लोड कहां तक है, B तक है, तो B तक डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं ये L/2, ये पॉइंट B है, तो डिस्टेंस कितना है L/2, तो L की जगह हम L/2 रख देंगे। तो B पे जो लोड है वो लोड लिख ले। अब B तक मेरा लेंथ कितना है L/2 लिख लिया, इसका क्यूब कर दिए WL³ अपॉन 6 EI। अब आपको मालूम है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका WL³, नीचे आ गया 2 का क्यूब 8 इंटू 6 48 EI। तो अभी देखे थे मोमेंट एरिया मेथड में भी हमारा यही स्लोप मिला था। तो जहां पे मुझे पैराबोलिक कर्व का एरिया लिखना पड़ा, मुझे एरिया लिखने की जरूरत नहीं है इस मेथड में, ये मेरा दूसरा मेथड है, दिस इज योर सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में हम डायरेक्टली फॉर्मूला से ही आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब आइए डिफ्लेक्शन B पे। मुझे अगर B का डिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब लोड के नीचे का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो लोड के नीचे का डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम में अगर फिक्स्ड एंड से कोई लोड चल रहा है, अब B तक लोड है और B के नीचे का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो लोड के नीचे होता है WL4 अपॉन 8 EI, क्योंकि लेंथ L नहीं है, लेंथ कितना है L/2, तो हम L/2 का पावर 4 करेंगे, L/2 का 4 अपॉन नीचे आ गया 8 EI। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका WL4 डिवाइडेड बाई, देखिए 2 का पावर 4 नीचे आ गया, 2 का पावर 4 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 कितना आएगा 128 EI आएगा, 128 EI। तो देखिए यहां पे B का डिफ्लेक्शन भी बिना पैराबोलिक कर्व और सेंट्रॉइड के बिना भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला से B का डिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। अब आ जाइए C का डिफ्लेक्शन। तो आपको मालूम है अगर C का डिफ्लेक्शन लिखना है ना, तो मैं इस डायग्राम को इधर एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं कि ये जो बीम है कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, जहां तक पैराबोलिक कर्व है वहां तक डिफ्लेक्शन कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, और जहां पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, B2C कोई लोड नहीं है, वहां पे हमारा कर्व लीनियर दिखेगा। अब मैं आपको पिछले वीडियोस में बता रखा हूं कि मुझे अगर ये C का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो देखिए इतना डिफ्लेक्शन तो हमें मालूम है ना, ये वाला डिफ्लेक्शन YB है, ये तो हमको मालूम है क्योंकि ये डिफ्लेक्शन YB हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मुझे ये एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन चाहिए, मुझे बस इतना डिफ्लेक्शन चाहिए। और ये डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, तो इस ट्रायंगल को अलग कर लेते थे, और इस ट्रायंगल को अलग कर लेते थे, बोलते थे मान लीजिए ये डिस्टेंस चाहिए, तो लेट दिस इज डिस्टेंस x, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये ट्रायंगल का ये कितना है, ये है आपका L/2। देखिए B2C कितना है L/2, और ये है आपका थीटा, थीटा कहां का, B और C का कहीं का भी लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर, जैसे tan थीटा लिखेंगे तो थीटा विल बी परपेंडिकुलर, जो कि x है, और बेस है जो कि L/2 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। क्योंकि स्लोप बहुत छोटा है तो tan का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट थीटा लिखते हैं।
तो जो डिफ्लेक्शन सी है वो हुआ क्या, जो ये पूरा डिफ्लेक्शन है ये क्या है, ये बी का डिफ्लेक्शन है, मतलब वाई बी है, प्लस बी का स्लोप थीटा बी है, इनटू बी सी का डिस्टेंस एल बाई टू है। ये सारे चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखे हैं, तो अच्छे से अगर समझना है तो पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले बता रखा हूं। अब देखिए बी का डिफ्लेक्शन आपको मालूम है, ऊपर तो डिफ्लेक्शन मैं बी का कैलकुलेट कर रखा हूं, जो कि है WL4 अपॉन 128 EI, प्लस बी का स्लोप मालूम है, जो कि है WLQ अपॉन 48 EI, इनटू ये लेंथ बाई टू का प्रोडक्ट करेंगे यहां। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पहले इसको सॉल्व कर ले तो 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96 EI, नीचे आ गया 96 EI, ऊपर हो गया WL4, तो यहां भी WL4 है, यहां भी WL4 है, नीचे है 128 EI, नीचे है 96 EI, और 128 और 96 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 384 EI। अब देखिए 384 128 से कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, तो 3 और ऊपर WL4 है, मतलब 3 ऊपर हो गया 3, और देखिए ये 48 इंटू 2 96 था ना, तो 96 से 384 कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 4 और WL4। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया देखिए 7WL4 अपॉन 384 E&I। तो आप खुद देखिए कि मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करने में टाइम बचता है या इस मेथड से सॉल्व करने में टाइम बच रहा है, तो ये सारे चीजें ध्यान से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम डायरेक्टली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को, अगर बीम पे कुछ दूरी तक लोड है या बीम पे पॉइंट लोड है, कहीं पे बीच में कहीं पॉइंट लोड है, तो मोमेंट एरिया मेथड का यूज नहीं करेंगे, इस तरह से फॉर्मूला को यूज करके हम सारे पॉइंट्स का बी का सी का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब ये एक प्रॉब्लम है, बोल रखा है कैंटिलीवर बीम है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए टू बी कोई लोड नहीं है, अब बी टू सी एक यूडीएल है और यूडीएल दे रखा है लेट W किलोन्यूटन पर मीटर। अब लोड जो है वो मेरा दूसरे हाफ में है, आपसे पूछा है मैक्सिमम स्लोप मतलब सी का स्लोप, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब सी का डिफ्लेक्शन। अब देखिए अगर इसको मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व तो कर सकते हैं, मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है कि सी का मोमेंट 0 होगा, सी से बी तक एक पैराबोलिक कर्व होगा, फिर एक लीनियर कर्व होगा और फिक्स्ड एंड पे इसको बंद कर देंगे। अब मुझे मान लीजिए सी का स्लोप चाहिए, तो आप सी माइनस ए लिखेंगे ना, तो ये इस कर्व का एरिया आपको लिखना होगा। तो अब इस कर्व का एरिया कैसे लिखोगे, तो पहले इसको पैराबोला का एरिया लिखना होगा, फिर इस ट्रेपेजॉइड का एरिया के लिए हमें इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना होगा, फिर हमको ट्रायंगल का एरिया लिखना होगा। तो 3 एरिया लिखने के बाद, जोड़ने के बाद हमको स्लोप मिलेगा। अब स्लोप अगर मिल भी गया, अब डिफ्लेक्शन चाहिए होगा आपको सी का, तो मुझे इस पैराबोला का सेंटर से नॉन जीरो स्लोप, इस रेक्टेंगल का सेंटर से नॉन जीरो स्लोप का डिस्टेंस, ट्रायंगल के सेंटर से नॉन जीरो स्लोप का डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सॉल्व तो कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसमें। तो हमारे पास दूसरा मेथड यह है कि मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं कि इस पूरे कैंटिलीवर बीम पे एक काम करता हूं, मैं यूडीएल लगा देता हूं, पूरे बीम पे यूडीएल लगा देता हूं, मतलब ए से लेके सी तक जो पूरा लेंथ L/2 कितना है, टोटल लेंथ L, पूरे बीम पे यूडीएल लगा दिया। और इस यूडीएल के कारण आपको नीचे, इस सी के नीचे आपको θ1 मतलब y1 या θ1 y1 एंड θ1 मतलब डिफ्लेक्शन और स्लोप सी के नीचे मालूम है। मतलब पूरे बीम पे यूडीएल लगाइए, यूडीएल के नीचे फ्री एंड का स्लोप और डिफ्लेक्शन मालूम है। इस जो भी आएगा इसमें से इस लोड को माइनस कर दीजिए। कौन से लोड को माइनस कर दीजिए, इतने वाले लोड को, जो कि ये है L/2, ये है L/2, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट ए। तो देखिए होगा क्या, ये मान लीजिए हम पूरे बीम पे यूडीएल लगा दिए, हम क्या किए हैं, इस पूरे रीजन में एक यूडीएल दे दिए, इस पूरे रीजन में यूडीएल दे दिए और हम सी का डिफ्लेक्शन निकाल लिए। अब मैं जो लोड मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाया है उसके कारण जो सी का डिफ्लेक्शन होगा वो निकाल लिए। अब दोनों को माइनस कर दिए, जो डिफ्लेक्शन हमको बच कहां का गया, यहां का बच गया। बात समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे कि मैं बोलूं कि कोई बीम है, पूरे बीम पे यूडीएल है और यहाँ पे यूडीएल मान लेते हैं 10 mm है, पूरे बीम पे यूडीएल और यहाँ पे डिफ्लेक्शन 10 mm है, मान लीजिए ऐसा। और मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसी बीम पे अगर मैं हाफ तक लोड लगाता हूं, यूडीएल हाफ लगाता हूं, तो इस फ्री एंड का डिफ्लेक्शन 4 mm होता है। लेट एक एग्जांपल की फॉर्म में सोच रहे हैं
कि पूरे बीम पे यूडीएल है तो फ्री एंड का डिफ्लेक्शन लेट 10 mm है, और पूरे बीम के हाफ तक अगर यूडीएल है, फिक्स से मिड तक अगर यूडीएल है तो डिफ्लेक्शन लेट 4 mm है। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 6 mm। और ये 6 mm का डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? तो ये 6 mm का डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे जो लोड है उसके कारण डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? 6 mm हो रहा है। तो बात समझे? तो इस तरीके से हम सोचेंगे थोड़ा, और सोच करके हम थोड़ा रीअरेंजमेंट करके कुछ अरेंजमेंट करेंगे और हम बता सकते हैं कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा। क्या दिक्कत है? तो पूरे बीम पे यूडीएल लगाएं। अब यूडीएल लगा दिए, अब यूडीएल लगा दिए तो मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो सी के नीचे जो डिफ्लेक्शन है लेट इसको डिफ्लेक्शन हम y1 बोल रहे हैं, और सी के नीचे जो स्लोप है लेट इसको हम θ1 बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी आएगा अभी हम देखेंगे, ये आपको फॉर्मूला मालूम है। अब यहां पे अगर यूडीएल हाफ तक लगाऊं तो हाफ तक लगाने के बाद जो सी का डिफ्लेक्शन है लेट y2 है, और जो सी का जो स्लोप है लेट θ2 है। जो भी आएगा वो देख लेंगे, वो पहले ही आप सॉल्व कर चुके हो। तो अब इन दोनों को आपस में माइनस करके हम यहां का सी का डिफ्लेक्शन और स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो मेरा मेन बीम है उसका अगर मैं डिफ्लेक्शन yc कैलकुलेट करने जाऊं, मतलब y max, yc मतलब फ्री एंड का डिफ्लेक्शन है तो y max, तो डेट विल बी y1 माइनस y2। और y1 कितना है? तो इस बीम का डिफ्लेक्शन होता है WL4/8EI, और इस बीम का डिफ्लेक्शन अभी पीछे सॉल्व किए थे तो मिला था 7WL4 डिवाइडेड बाय 384EI। अब देखिए एग्जाम में यह होगा कि अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आपको पहले इसका कैलकुलेट करना होगा, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मालूम है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो थोड़ा स्पीड तेज कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? रटना नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं रखना। आप जल्दी से इसका फॉर्मूला सी का निकाल लीजिए, सी का डिफ्लेक्शन जहां मिला इसको माइनस कर दीजिए इसमें से। अब देखिए इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम विल बी 384, एलसीएम 384 आ जाएगा। अब 8 से 384 कितने बार में जाता है? 48 बार में। तो ऊपर हो गया 48 WL4, और 384 से 384 एक बार में, तो ऊपर हो गया 7। तो 48 WL4 माइनस 7 WL4 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 41 WL4/384EI। मतलब इस बीम के सी का डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो ये है। सिमिलरली आप स्लोप कैलकुलेट करिए। मान लीजिए हमें थीटा सी चाहिए, लेट थीटा सी हमें चाहिए, तो थीटा सी क्या होगा? थीटा सी विल बी थीटा मैक्स, और थीटा मैक्स होगा वो θ1 माइनस θ2। अब यहां का थीटा आपको मालूम है ये होता है WL3/6EI, और यहां का जो थीटा होता है θ2, अभी हम जस्ट सॉल्व किए थे, देखिए थीटा आया था मेरा WL3/48EI, तो WL3/48EI इन दोनों का माइनस कर दें। अब माइनस करिएगा देन एलसीएम आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48EI। 6 से 48 8 बार में, 48 से 48 एक बार में, तो ऊपर आ जाएगा 8 - 1 जो कि हो जाएगा 7 WL3/48EI। देख सकते हैं बड़े आसानी से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह आज का आखिरी सवाल है। एक कैंटिलीवर बीम है जिसके मिड पे एक पी पॉइंट लोड है डाउनवर्ड, जो कि फिक्स से L/2 डिस्टेंस पे है, और जो फ्री एंड है उस पे Q एक लोड है अपवर्ड, और लेट ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है। तो बोला है P और Q, जो लोड P है और ये जो लोड Q है, दोनों पॉइंट लोड है, इनका रेशियो क्या होगा इफ YQ इज 0, यदि हमें डिफ्लेक्शन Q जो है, मतलब फ्री एंड का डिफ्लेक्शन क्या है? 0। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला रखेगा, हम तो शॉर्ट में लिख दिए हैं कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लोड एट P एंड Q सो दैट डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड बिकम्स 0, ताकि फ्री एंड का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। अब जैसे कि आपको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस में पहले भी आपको बता रखा हूं कि मुझे अगर फ्री एंड का डिफ्लेक्शन 0 करना है ना, तो ये तभी पॉसिबल है कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई लोड P है जो यहां पे है, तो P का जो डिफ्लेक्शन यहां पे होगा, लेट ये डिफ्लेक्शन X होगा। तो ये जो P लोड फ्री एंड पे X डिफ्लेक्शन दे रहा है, अगर उतना ही डिफ्लेक्शन Q लोड हमारा ऊपर दे दे, उतना ही डिफ्लेक्शन ये जो Q लोड है अगर हमारा डिफ्लेक्शन ऊपर दे दे,
तो देखिए यहाँ का नेट डिफ्लेक्शन नीचे का x और यहाँ का नेट डिफ्लेक्शन ऊपर x, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिफ्लेक्शन फ्रेंड का क्या हो जाएगा, 0। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए ये जो P लोड है वो फिक्स है L/2 डिस्टेंस पे और यहाँ पे L/2 डिस्टेंस है, तो इस P लोड के कारण C पे जो डिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे जो C का डिफ्लेक्शन होता था वो होता था 5WL³/48 EI। ये देखिए मैं पिछले क्वेश्चंस में ऐसा सॉल्व कर रखा हूं, अगर आप पिछले स्लाइड्स में जाओगे, हमारे पिछले वीडियोस में जाओगे तो ये मैं करा रखा हूं कि अगर कैंटिलीवर बीम के बीच में कहीं लोड है P तो फ्री एंड का डिफ्लेक्शन होता है 5WL³/48 EI। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो आप जल्द से जल्द वैसे ही सॉल्व कर लीजिए कि मुझे C का डिफ्लेक्शन चाहिए ना, तो B का डिफ्लेक्शन लिख लीजिए जल्दी से, प्लस B का स्लोप इंटू L/2 करके हम यहाँ का डिफ्लेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो C का डिफ्लेक्शन होगा वो आपको मालूम है कि होता है WL³/3 EI। तो कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड में पॉइंट लोड है तो डिफ्लेक्शन फार्मूला होता है WL³/3 EI। कैंटिलीवर बीम के बीच में कहीं पॉइंट लोड है तो उस लोड के कारण फ्री एंड का डिफ्लेक्शन होता है 5WL³/48 EI। तो बोलने का मतलब अगर ये वाला डिफ्लेक्शन और ये वाला डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन जो डाउनवर्ड है और ये डिफ्लेक्शन जो अपवर्ड है, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए तो मुझे P और Q का रेशियो मिल जाएगा, और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो फ्री एंड का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो बस दोनों का डिफ्लेक्शन को इक्वेट कर दीजिए। तो ये वाला डिफ्लेक्शन कितना है, तो 5, हम W नहीं लिखेंगे क्योंकि लोड कितना है P, तो मैं लिख सकता हूं 5PL³/48 EI इज इक्वल टू ये वाला डिफ्लेक्शन कितना है, तो W की जगह मैं पुट करूंगा QL³/3 EI। अब दोनों साइड आपस में आप कैंसिल करना शुरू करिए, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। ये लेंथ क्यूब से लेंथ क्यूब कैंसल्ड, EI से EI कैंसल्ड, और आपका 3 से ये 48 कैंसल जो कि है 16। तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो Q है वो इक्वल है, यहां तो सब कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 5P/16 के, 5P/16 के। तो मुझसे पूछा है P/Q का रेशियो, तो मैं Q को अगर इधर ले जाऊंगा तो P/Q जो होगा वो 16/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16/5 हो गया। ठीक है, तो मतलब P/Q का रेशियो कितना होना चाहिए, 16/5। अगर ये रेशियो है इस बीम पे लोडिंग्स का तो हमारा फ्री एंड का डिफ्लेक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम्स करा है, बट इस 3 प्रॉब्लम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड आप ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं भले ही 3 ही क्वेश्चन कराया हूं लेकिन वो 30 क्वेश्चंस के बराबर है। आप इससे इतना जान के, इतना समझने के बाद आप 30 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड जितने भी मोमेंट एरिया मेथड के प्रॉब्लम बन सकते थे वो सारे मैं करा दिया हूं। अगले लेक्चर में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम पे मोमेंट एरिया मेथड और अलग अलग लोडिंग पे कैसे फॉर्मूला अलग अलग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मिलता है, फिर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कर दीजिए। मैं जल्द मिलता हूं डिफ्लेक्शन के एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।